जय संविधान, जय भीम, महात्मा गांधी की जय, गोडसे मुर्दाबाद। देखिए, हम लोग काफी दिनों से, पिछले 10 दिनों से बहुत ज्यादा व्यथित थे, बहुत ज्यादा गुस्सा थे। और हम लोग सत्ता पक्ष से गुस्सा नहीं थे, हम लोग मोदी जी से गुस्सा नहीं थे, हम लोग अमित शाह से गुस्सा नहीं थे, चुनाव आयोग से गुस्सा नहीं थे। हम विपक्षी दलों से गुस्सा थे। हम विपक्षी दलों से इसलिए गुस्सा थे कि हम ये कह रहे थे कि भाई सत्ता पक्ष तो खुलेआम जो चाह रहा है वो कर रहा है। वो बिल्कुल किसानों को पूरी तरह से परेशान कर रहा है, वो अग्निवीरों को बुरी तरह से परेशान कर रहा है, वो छात्रों को बुरी तरह से परेशान कर रहा है, वो जितनी भी संसदीय परंपराएं हैं, मर्यादाएं हैं, उनको तोड़ रहा है। चुनाव आयोग का जो कर्तव्य है निष्पक्ष चुनाव कराने का, वो चुनाव आयोग नहीं करा रहा है। लेकिन इसके बावजूद हमारी शिकायत विपक्षी दलों से थी। विपक्षी दलों से इसलिए थी कि शिकायत उनसे की जाती है जिनसे आप अपेक्षा करते हैं कि कुछ करेंगे, और जब वो नहीं करते तो आपको गुस्सा आता है। क्योंकि उन लोगों पे गुस्सा नहीं आता जिनकी प्रकृति ही ऐसी हो। हमें गुस्सा जितना दुर्योधन और दुशासन पे आता है, उससे ज्यादा हमें पांडव पक्ष के लोगों से आता है, और हमें उन पितामह से आता है जो पितामह थे, जिनका कर्तव्य था अधर्म को रोकना, और उन्होंने अधर्म को नहीं रोका था। भगवान कृष्ण को अधर्म को रोकने के लिए उतरना पड़ा था। हमको पांडवों से इसलिए शिकायत थी कि बड़े धनुर्धर अर्जुन, बड़े धर्मराज युधिष्ठिर और मल्ल योद्धा के निपुण भीम जब एक नारी पे अत्याचार हो रहा था तो सिर झुकाए बैठे थे। इसलिए हमें उन पे गुस्सा आता था। हमें गुस्सा इसलिए आता था विपक्षी दलों पे कि जब निरंकुशता की सारी सीमाएं क्रॉस हो रही, विदेश नीति की ऐसी स्थिति बना दी है कि विश्व का हर देश हमारा दुश्मन हो गया है, हमारे सारे पड़ोसी हमारे दुश्मन हो गए। बांग्लादेश आज की तारीख में भारत के खिलाफ मोर्चा खोले खड़ा है, हमारे देश के उत्पादों को जला रहा है, हम उनके देश के उत्पादों को जला रहे हैं। ये हमारी बांग्लादेश से आज स्थिति है। नेपाल से हमारी ये स्थिति है कि वो अपने नए नोट जो छपा रहा है, चीन से छपा रहा है, और उसमें वो गांव, वो क्षेत्र दिखा रहा है जो कि भारत के अभिन्न अंग है। और हम चुप बैठे हैं, सत्ता पक्ष चुप बैठा है और विपक्ष भी चुप बैठा है, इसलिए हम विपक्ष पे गुस्सा हैं। श्रीलंका, जहां पे अडानी जी का पावर प्रोजेक्ट था, उसी पावर प्रोजेक्ट के विरोध के कारण वो सत्ता बदली, नई सत्ता आई, और वो सत्ता वामपंथी सत्ता है और चीन के नजदीक है। जो बांग्लादेश में सत्ता है वो भी चीन के नजदीक है, पाकिस्तान के नजदीक है और हमारे विरोध में है। नेपाल की भी यही स्थिति है, मालदीव की भी यही स्थिति है, पाकिस्तान और चीन तो है ही। ये विदेश नीति की स्थिति है। देश की आर्थिक स्थिति ऐसी है कि 95 रुपए के पास हमारा डॉलर की एक कीमत, $1 की कीमत 85 रुपए पहुंच रही है। अमेरिकन कोर्ट्स हमारे देश के सबसे बड़े पूंजीपति को सम्मान कर रहे हैं, और हमारा देश असहाय स्थिति में है और उस व्यक्ति पे जांच कराने को तैयार नहीं है जिसको यूएस कोर्ट सम्मान कर रहे हैं। कनाडा से हमारा पंगा चल रहा है। ऑस्ट्रेलिया में जो बड़े पूंजीपति को खदानें दी गई हैं, वहां उसका विरोध हो रहा है। इजराइल में जो पोर्ट दिया गया है उसका विरोध हो रहा है। केन्या ने सारे कॉन्ट्रैक्ट्स को कैंसिल कर दिया है, लेकिन उस पूंजीपति के खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है। और जो विपक्षी दल है वो बिल्कुल निष्क्रिय बैठा है। अभी तक हम लोग विपक्षी दलों पे गुस्सा थे, अब थोड़ा सा हमको संतोष मिल रहा है। पहला संतोष हमको इस बात से मिल रहा है कि आज जिस प्रकार से विपक्षी दलों ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, और जिस प्रकार से राज्यसभा के सभापति महोदय और देश के उपराष्ट्रपति, जब से देश स्वतंत्र हुआ है ये पहली घटना है कि देश के उपराष्ट्रपति जो मान्यवर है, जो माननीय है, और हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, उनके पक्षपात पूर्ण निर्णयों के बाद, कि जिस तरह वो पक्ष को तो बोलने देते हैं, सत्ता पक्ष को तो बोलने देते हैं, बल्कि उन्हें बोलने के लिए प्रवोक करते हैं, मुस्कुराते हैं, और विपक्षी दलों को
यहां तक कि खड़गे साहब जो 84 साल के, जिनका 50 साल का इतिहास है, उन्हें डपट कर बिठा देते हैं, अपमानित करके बिठा देते हैं। चलिए, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है। पहला अच्छा कदम जो विपक्ष ने उठाया है ये। दूसरा अच्छा कदम जो विपक्ष ने उठाया है, नाना पटोले जो महाराष्ट्र कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष है, उन्होंने कहा कि पूरे देश के अंदर और महाराष्ट्र के अंदर गांव गांव के अंदर हम लोग संपर्क कर रहे हैं कि जिस प्रकार की धांधली महाराष्ट्र के चुनाव में हुई है, हम उसकी विरोध के लिए एक प्रक्रिया निर्धारित कर रहे हैं और उसमें हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि अभी तक हमें ऐसा लग रहा था, विपक्षी दल ट्विटर पे ट्वीट करता है, सोशल मीडिया पे बोलता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और उसके बाद जाके अपने एसी रूम में सो जाता है। अब कम से कम हमें लग रहा है कि वो ऐसा करने से बाहर निकल रहा है। तीसरा जो अच्छा हमें आशा की किरण दिख रही है और जो सबसे ज्यादा आशा की किरण दिख रही है, वो अरविंद केजरीवाल, आम आदमी पार्टी के संयोजक, जो चुनाव आयोग से मिले हैं, उनकी भी एक उन्होंने प्रेस को संबोधित किया है चुनाव आयोग से मिलने के बाद। और दिल्ली चुनाव के पहले जो उन्होंने कदम उठाया है, उससे पता चलता है कि जो काम महाविकास आघाड़ी को महाराष्ट्र में चुनाव के पहले करना चाहिए था, जो हरियाणा में कांग्रेस के लोगों को चुनाव के पहले करना चाहिए था, और आज जब सब कुछ कर लिया चुनाव आयोग ने, चुनावी जो लिस्ट थी उसमें लोगों के नाम कटवा दिए, लोगों के नाम ऐड करा दिए, ईवीएम का ऐसा आरोप लग रहा है कि ईवीएम जला दी गई, उनका सारा रिकॉर्ड जला दिया गया, नष्ट कर दिया गया। तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जो आज प्रेस को संबोधित किया, उन्होंने बताया उनकी चुनाव आयोग से मीटिंग हुई और उन्होंने कहा कि ऐसे जो भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हैं, वो लिस्ट बना के एक एक लिस्ट में 500-500, 7-7 लोगों का नाम कटवा रहे हैं। पहले पूछते हैं जाके कि आप किसको आपने वोट दिया था, जब पता चलता है वो आम आदमी पार्टी का वोटर था, उसका नाम कटवा देते हैं। तो ये प्रक्रिया निर्धारित हुई, जैसा अरविंद केजरीवाल ने बताया चुनाव आयुक्त से मिलने के बाद, कि अब जो भी नाम कटेगा उसका फॉर्म भरना पड़ेगा उस व्यक्ति को जिसका नाम कट रहा है, और अगर कोई भी अधिकारी या कर्मचारी 5 से ज्यादा नाम कटवाने का निवेदन करता है तो उसको फील्ड वेरिफिकेशन होगा, और अगर उसमें कोई गलती पाई गई तो जिस आदमी ने नाम काटने का निर्णय लिया है या संस्तुति की है, उसके बाद कानूनी कार्रवाई की जाएगी। तो अरविंद केजरीवाल ने यह भी कहा कि जिन लोगों ने लंबी लंबी लिस्ट भेजी हैं और केवल इस आधार पर लिस्ट भेजी है, और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, भारतीय जनता पार्टी के लेटर हेड में उन्होंने ऐसा किया है, उन लोगों पे एफआईआर लिखाने का और कानूनी दंड देने का निर्णय चुनाव आयोग ने आश्वासन दिया है कि हम इस पे विचार करेंगे। तो यही काम अगर महाराष्ट्र के अंदर और हरियाणा के अंदर कांग्रेस ने और महाविकास आघाड़ी ने कर लिया होता, तो आज जो दिल्ली के अंदर थोड़ी आशा हमको बंधी है कि शायद निष्पक्ष चुनाव होगा। क्योंकि जो नाम काटे गए, इलेक्शन के पहले ही बेईमानी, फिर इलेक्शन के समय बेईमानी। इलेक्शन के पहले बेईमानी, नाम काट दो, एक एक विधानसभा क्षेत्र से 10-10, 12-12 हजार विपक्षी दलों के वोटर के नाम काट दो, कुछ लोगों को वोट देने मत जाने दो। जैसे आपने उत्तर प्रदेश में देखा, इंस्पेक्टर बंदूक तान के लोगों को कह रहा है घर से मत निकलो। जब वोटिंग हो उस समय विपक्षी दल के जो बूथ एजेंट्स हो उनको खरीदो, उनको पैसा दो, और उसके बाद जब वोटिंग खत्म हो जाए उसके अंदर उनके सहयोग से वोट डलवाओ, और बाद में फिर ऐसी मशीन से और बैटरी से उन मशीनों को रिप्लेस कर दो जो 99% चार्ज। 10% का अगर विपक्षी दलों का वोट काट दिया और 5% का हेर फेर सत्ता पक्ष में कर दिया, तो वही रिजल्ट आना है जो महाराष्ट्र के अंदर आया। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल ने जो आंखें खोली हैं, नाना पटोले ने जो महाराष्ट्र के अंदर गांव गांव के अंदर संपर्क करके सघन आयोजन करने का प्रयास किया है, और जो जज साहब इलाहाबाद हाई कोर्ट के सिटिंग जज साहब ने जो स्टेटमेंट दिया है, और जो वाहियात स्टेटमेंट दिया है, जो संविधान की कसम उन्होंने खाई है, उन्होंने बता दिया है कि भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे में वो चल रहे हैं और संविधान की उनके दिमाग में कोई कीमत नहीं। वो मनुस्मृति में बिलीव करते हैं, वो बहुसंख्यकवाद में बिलीव करते हैं, और जो हमारे देश का संविधान जो कि सबको समान अधिकार देता है,
उस अधिकार का हनन करने का प्रयास कर रहे हैं। ये सारी चीजें अब बिल्कुल स्पष्ट हो गई हैं कि जो हम आशा कर रहे थे कि देश का विपक्ष देश की जनता की आकांक्षाओं और अपेक्षाओं पे खरा उतरे और इस देश की जनता को इस चीज के लिए न मजबूर कर दे कि वो सत्ता पक्ष से तो निराश हो ही चुका है, वो विपक्ष से भी निराश हो जाए और उसके बाद विपक्ष का हाथ भी झटक दे। और उसके बाद, क्योंकि बहुत लोगों के फोन मेरे पास आए और वो सोशल मीडिया पे भी कह रहे हैं कि अगर बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होगा तो वोट नहीं देंगे, और ज्यादातर ये लोग वो लोग हैं जो विपक्ष को वोट देने वाले हैं। तो अगर ऐसी स्थिति दिल्ली के अंदर आई, आगे चुनाव में आई, तो सत्ता पक्ष अपने आप जीत जाएगा, क्योंकि वो ईवीएम को नहीं हटाएगा और बैलेट पेपर से चुनाव, जानते हैं लोग जो विपक्षी दल को वोट देने वाले हैं कि अगर विपक्षी दल चुनाव नहीं जीतेंगे तो उन्हें वोट देने से क्या फायदा, तो सत्ता पक्ष को वैसे ही फायदा हो जाएगा। किसानों के ऊपर अत्याचार होता रहेगा, छात्रों पे अत्याचार होता रहेगा, रुपया कमजोर होता रहेगा, पूरे विदेश नीति हमारी पूरी तरह से फेल हो जाएगी, जॉर्ज सोरोस के नाम पे शोषण किया जाएगा। लेकिन जब कांग्रेस ने एक बहुत बड़ी पूंजीपति महिला के ऊपर आरोप लगाया कि जॉर्ज सोरोस उनके भी फाउंडेशन पे डोनेशन देते हैं, और ये भी पता चलेगा कि देश के कितने बड़े बड़े जो सलाहकार हैं और देश के बड़े नेता हैं, जॉर्ज सोरोस से उनको भी पैसा मिलता है, जो सारा का सारा भारत सरकार के नॉलेज में है। लेकिन भारत सरकार उसे घोषित न करके केवल कुछ विपक्षी दल के एकाध नेताओं को घोषित कर रही है। तो ये भी अब एक मांग प्रबल होती जा रही है कि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के पास ये सारी सूचना है कि जॉर्ज सोरोस ने भारत की किन किन संस्थाओं, किन किन व्यक्तिगत लोगों और किस किस बड़े नेता और सलाहकारों के बेटों को डोनेशन दिया है, उनका नाम प्रकाशित किया जाए और सारे लोगों को देशद्रोही कहा जाए। केवल गिन चुन के 1-2-3 लोगों को दोषी कहना और उनको देश विरोधी कहना, और बाकी हजारों करोड़ों रुपए जिन लोगों ने खाए और लिए हैं, क्योंकि जॉर्ज सोरोस ने हिंदुस्तान में करोड़ों अरबों रुपए की एड दी है और उसमें बड़े बड़े नेता के बेटे, बड़े बड़े आईएएस और आईपीएस के बेटे और बड़े बड़े लोगों के सलाहकारों के बेटे भी शामिल है। तो भारत सरकार से विपक्षी दलों को यह भी जोर देना पड़ेगा कि उनको ये लिस्ट निकालनी पड़ेगी, व्हाइट पेपर निकालना पड़ेगा कि जॉर्ज सोरोस ने किस किस को डोनेशन दिया है, किस किस साल में दिया है और कितना कितना दिया है। ये जो एकाध नाम को लीक करके और राजनीतिक लाभ उठाने का जो तानाशाही प्रवृत्ति है, इसको देश को रोकना होगा। और इसके लिए विपक्षी दल अगर कदम नहीं उठाएंगे तो ऐसे ही हम लोगों को दोष देंगे, जैसे महाभारत के अंदर पांडवों को हम दोष देते हैं जो सिर झुकाए बैठे थे। नमस्कार, धन्यवाद और प्रणाम।